नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट एक्सप्रेस। आई होप आप सब सही होंगे एंड प्रीवियस लेक्चर देख चुके होंगे। मैं आपसे यही आशा करता हूँ क्योंकि अगर एक बुक को फॉलो किया जा रहा है, अगर हम पीछे वाले लेक्चर को छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं तो ऐसा तो संभव नहीं है कि वो बुक आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। लेकिन हाँ, मैं इतनी गारंटी देता हूँ, अगर आपने पीछे वाले लेक्चर नहीं भी देखे हैं तो बाद में देख सकते हैं आप उसको। लेकिन फिलहाल इस लेक्चर पे कंसंट्रेट करें, सिटीजनशिप। ठीक है ना। सिटीजनशिप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 5 से लेके 11 तक में मेंशन है और पार्ट 2 के अंदर मेंशन है। और जनरली इसके अंदर खाली ये लिखा हुआ है, मतलब कि आर्टिकल नंबर 5 से लेके आर्टिकल 11 में कौन सिटीजन बन सकता है और सिंगल सिटीजनशिप है। लेकिन पूरा प्रावधान जो सिटीजनशिप का है ना, वो सिटीजनशिप जो एक्ट है 1955 एंड उसके बाद उनके अमेंडमेंट्स में पूरा दे रखा है, पूरा पढ़ रखा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मीनिंग क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है सिटीजनशिप का, वो पढ़ते हैं। देखो, मॉडर्न स्टेट है, आजकल सारी की सारी मॉडर्न स्टेट है। मॉडर्न स्टेट के अंदर दो तरह के लोग रहते हैं, टू टाइप ऑफ पीपल्स लिविंग इन द मॉडर्न स्टेट। फर्स्ट इज एलियन एंड सेकंड वन इज सिटीजन्स। सिटीजन्स वो लोग होते हैं जो कि जिनके पास परमानेंट क्या होता है, रेजिडेंट होता है। ठीक है ना, जो वो होते हैं हमारे सिटीजन होते हैं। ठीक है ना, और उनके पास क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों होती हैं। ठीक है ना। एलियंस ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरे नेशन के सिटीजन होते हैं और हमारे यहाँ कुछ पीरियड के लिए आकर रहते हैं एज अ टेम्परेरी रेजिडेंट। सिंपल सी बात ये। ठीक है ना। इनके पास फंडामेंटल राइट तो होते हैं कुछ, लेकिन इनके पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं होती। ठीक है ना। एलियंस दो तरह के होते हैं, फ्रेंडली एलियंस एंड एनिमी एलियंस। और जो एनिमी एलियंस होते हैं, क्योंकि इनके साथ हमारे संबंध बढ़िया तरीके के नहीं होते इनके देश के साथ, तो इसी कारण से ये आर्टिकल 22 जो कि बोलता है राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये एंजॉय नहीं करते, विच इज़ अ फंडामेंटल राइट। ठीक है ना। सिटीजन्स को कौन कौन से एक्सक्लूसिवली फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, जैसे आर्टिकल 15 विच इज़ क्या बोलता है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स। ठीक है ना, एंड जेंडर। ठीक है। एंड आर्टिकल 16 बोलता है कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो ये एलियंस के लिए नहीं है। 19 बोलता है सीमर प्रोफेशन, ये शॉर्ट फॉर्म है, मतलब कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन जो है, ये 6 राइट जो है आर्टिकल 19 में मिलते हैं, ये हमें ही मिलते हैं, सिटीजन्स को मिलते हैं भारत के। आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 विच इज़ रिलेटेड टू द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू वोट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, ये मिलता है सिटीजन को। कंटेस्ट कर सकता है कोई भी इलेक्शन, ये मिलता है किसको, सिटीजन को। होल्ड कर सकता है पब्लिक ऑफिस लाइक द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, CGI, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है ना, ये सिटीजन्स को ही अधिकार है। ठीक है ना। फंडामेंटल राइट के साथ साथ, क्योंकि कुछ एक्सक्लूसिवली फंडामेंटल राइट्स हमें मिल रहे हैं, तो इसी कारण से हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हो जाती हैं। ठीक है ना। और भारत के अंदर जो सिटीजन है ना, वो बाय बर्थ और नेचुरलाइज सिटीजन दोनों ही क्या बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका में सिर्फ बाय बर्थ वाले ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पर चलते हैं, तो सिटीजनशिप मेंशन है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के अंदर। पहली बात तो ये याद करने वाली होगी आपको। दूसरा, कौन से पार्ट में मेंशन है, पार्ट 2 में मेंशन है ये। ठीक है ना। ये खाली ये आइडेंटिफाई करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूर्णत रूप से लागू हुआ, तो उस टाइम पर बेसिकली बात कौन कौन लोग सिटीजन बन सकते थे भारत के, ये पूरी तरह से डील नहीं करते द प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ द सिटीजन। भाई कैसे सिटीजनशिप भारत की ली जाती है और कैसे सिटीजनशिप भारत की छोड़ी जाती है, तो ये इससे नहीं डील करते। इससे कौन डील करता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो कि हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, कमेंस होता है, स्टार्ट होता है, तब क्या होता है, ये डील करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन 4 कैटेगरी ऑफ अ पर्सन जो कि सिटीजन बन सकते थे भारत के। सबसे पहला ऐसे हैं जो कि भारत में ही रह रहे हैं, डोमिसाइल ऑफ इंडिया। ठीक है ना। भाई वो भारत में रहता हो, साथ साथ में 3 में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल कर दे, जैसे कि या तो वो बोर्न हुआ हो इंडिया में, या तो उसका कोई भी एक पेरेंट जो है इंडिया से हो, या तो 5 साल से इंडिया में रह रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट होने से पहले, तो वो इंडिया का सिटीजन बनने के लायक है। ठीक है। नेक्स्ट इज, एक अगर पर्सन पाकिस्तान से इंडिया आया हो, सिंपल सी बात। ठीक है ना। कहाँ से आए हो, पाकिस्तान से इंडिया आए हो, और उसके जो पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया में उनका बर्थ हुआ हो, तो और क्या हुआ हो भाई,
पाकिस्तान से इंडिया कब आया? देखो एक कंडीशन क्या है कि एक पर्सन क्या है पाकिस्तान से, कहाँ से पाकिस्तान से आया कहाँ पर? इंडिया में। और दूसरी बात उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स क्या भाई कहाँ पे बर्थ हुआ हो? अनडिवाइडेड इंडिया में बर्थ हुआ हो उनका, ठीक है ना। साथ साथ में अगर वो इंडिया में बेसिक बात 19 जुलाई 1948 से पहले आया है, मतलब कि एक पर्सन पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले आया, ठीक है ना, तो यानी कि उसका मतलब ये हो गया कि वो एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, उसको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर एक पर्सन 19 जुलाई 1948 के बाद आता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, तो सबसे पहले उसको 6 मंथ तक क्या है कि भारत में रहना होगा और उसके बाद उसको रजिस्टर कराना होगा। इसके बाद उसको बता दिया जाएगा कि आप सिटीजन हो किसके? इंडिया के, ठीक है। अगर एक पर्सन पहले इंडिया में रहता था और उसके बाद वो पाकिस्तान गया और फिर 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया में आया, तो उसको 6 मंथ पहले तो इंडिया में रहना पड़ेगा और फिर उसके बाद क्या होगा? सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात, कि मैं भारत का सिटीजन बनना चाहता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, एक पर्सन क्या है कि रिसाइड कर रहा है आउटसाइड, मतलब कि भारत के आउटसाइड रिसाइड कर रहा है, सिंपल सी बात, लेकिन उसके पेरेंट्स और मतलब कि ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ से थे? इंडिया से थे, तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा बाहर फॉरेन कंट्री में डिप्लोमेटिक या फिर काउंसलर ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है ना। तो मतलब ये 4 कैटेगरी से डील करता है। सबसे पहले कौन कौन सी कैटेगरी है? सबसे पहली कैटेगरी क्या है कि भाई सबसे पहले भाई इंडिया में उसका जन्म हुआ हो, ठीक है ना। दूसरी बात, भाई एक बंदा पाकिस्तान से इंडिया आया हो। तीसरी कैटेगरी, एक बंदा इंडिया से पाकिस्तान गया हो फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया आया हो। और चौथी कैटेगरी जो कि बाहर रह रहा है, मतलब इंडियन ओरिजिन का। ये 4 कैटेगरी से डील करता है, ठीक है ना। एंड सिटीजनशिप के ऊपर लॉ कौन बनाता है? याद रखना, पार्लियामेंट बनाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बना सकती है, ठीक है ना। और ये एक्ट किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने बनाया, सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसके अंदर मेंशन है कि कैसे एक पर्सन जो है सिटीजनशिप को ले सकता है, एक्विजिशन कर सकता है और कैसे अपनी सिटीजनशिप को छोड़ सकता है, ठीक है ना, रिनाउंस कर सकता है, ठीक है ना। एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजन कहाँ पे टैकल होता है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 में टैकल होता है। पहले इसके अंदर कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी थी, लेकिन इसको रिपील कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2003 में जो आया था, ठीक है ना। यानी कि 2003 में कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप खत्म कर दी गई, ठीक है ना। एक्विजिशन मतलब कि सिटीजनशिप को लेने के लिए तरीके ये हैं। ब्रांडिट आपको याद रखना पड़ेगा। बी से मतलब क्या है? बाय बर्थ। आर से मतलब क्या है? बाय रजिस्ट्रेशन। ए का मतलब है असम अकॉर्ड, वो अलग है। एन का मतलब क्या है? बाय नेचुरलाइजेशन। डी का मतलब है डिसेंट। आईटी का मतलब है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये तरीके हैं सिटीजनशिप लेने के, ठीक है ना। देखो, बाय बर्थ, अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में अगर भारत में जन्मता है तो वो नेचुरली जो है बेसिकली बात क्या हो जाएगा? भारत का सिटीजन हो जाएगा। कोई रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं का भी हो, भारत में पैदा हो गया इस डेट के बीच में, तो वो क्या है? भारत का सिटीजन है 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक, ठीक है। उसके बाद 1 जुलाई 1987 से लेके 13 दिसंबर 2004 तक अगर वो बोर्न हुआ है इंडिया में, ठीक है ना, और दोनों में से कोई भी एक पेरेंट या फिर दोनों पेरेंट जो है वो क्या है कि भारतीय हैं, तो वो क्या होगा? वो भाई इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। फिर 3 दिसंबर 2004 वो बोर्न हुआ है इंडिया में। अगर बोथ पेरेंट उसके क्या है? इंडियन है और 1 पेरेंट इंडियन एंड सेकंड जो दूसरा पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है, तो ही वो क्या माना जाएगा? भारत का सिटीजन माना जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बाय बर्थ में, ठीक है ना। इसके बाद बाय डिसेंट, भाई पूर्वज उसके जो थे कहाँ के थे? भारत के थे, ठीक है ना। भाई इंडिया से बाहर पैदा हुआ है, लेकिन 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992, ठीक है ना, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है अगर उसका फादर क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया था, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ? बाय डिसेंट का मतलब है एक पर्सन बाहर पैदा हो रहा है, लेकिन बाहर जब वो पैदा हो रहा है 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक अगर वो बाहर पैदा हो रहा है, लेकिन उसका अगर फादर जो है वो भारत का सिटीजन था उस टाइम पर, तो मतलब कि वो भारत का सिटीजन कहलाया जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या किया गया? थोड़ा सा और मतलब कि क्या किया गया कि इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी देने के लिए 10 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक भाई ईदर ऑफ हिज पेरेंट, मतलब कि या तो फादर या तो मदर जो है बेसिक बात अगर उसके भारतीय हैं तो बेसिक बात वो भारतीय कहलाया जाएगा, ठीक है ना। 3 दिसंबर 2004 के बाद क्या बोल दिया? सिंपल सी बात कि अगर कोई व्यक्ति पैदा हो रहा है बाहर, ठीक है ना, उन दोनों में से अगर कोई भी उसके पेरेंट जो हैं वो इंडियन सिटीजन है, साथ साथ में ये जरूर ये वो नहीं है कि अगर पेरेंट इंडियन है
साथ साथ में पेरेंट तो इंडियन होने ही चाहिए, साथ साथ में उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा जो है इंडियन काउंसुलेट में जाके विद इन 1 ईयर। एंड अगर 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लगेगी उसको रजिस्टर करवाने के लिए। तो बाय डिसेंट में ये डेट्स इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन, भाई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा सिंपल सी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन देनी होगी आपको, सिंपल सी बात, ठीक ना। एनी पर्सन वांट टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, उसको क्या देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन वो पर्सन इलीगल माइग्रेंट नहीं हो सकता, सिंपल सी बात, अगर होगा तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है ना। एक पर्सन इंडियन ओरिजिन का है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, इंडिया में रह रहा है लगातार 7 साल से, सिंपल सी बात, ठीक है ना, और उसने फिर एप्लीकेशन डाली है तो वो क्या बन जाएगा, इंडियन सिटीजन बन जाएगा। एक पर्सन इंडियन ओरिजिन का है, इंडिया में रह रहा है, सिंपल सी बात, और वो पर्सन कहाँ का है, कोई भी ऐसी कंट्री है ना आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, सिंपल सी बात, तो वो क्या बन जाएगा, इंडियन ओरिजिन, मतलब इंडियन सिटीजन बन जाएगा, ठीक है ना। एक पर्सन ने इंडियन से शादी करी है और वो इंडिया में आकर 7 साल रह रहा है तो वो क्या बन जाएगा, इंडियन सिटीजन बन जाएगा, ठीक है ना। अगर सिटीजन ऑफ इंडिया का माइनर चाइल्ड है, जैसे ये चीज़ हम पर लागू होती है, भाई सिटीजन ऑफ इंडिया है और उसका एक माइनर चाइल्ड है तो वो भी क्या होगा, बाय रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीजन बन जाएगा। अब पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, है ना, उसके पेरेंट अगर इंडियंस है तो वो भी क्या बन जाएगा, इंडियन सिटीजन बन जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक ना। इफ़ अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, है ना, उसके पेरेंट इंडियन सिटीजन अर्लियर थे, सिंपल सी बात, पहले इंडियन सिटीजन थे और वो इंडिया में 12 मंथ से रह रहा है तो बेसिकली बात वो क्या बन जाएगा, इंडियन सिटीजन बन जाएगा। और साथ साथ में रजिस्ट्रेशन के बाद उसको क्या लेनी पड़ेगी, ओथ ऑफ एलिजियंस लेनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट इज बाय द नेचुरलाइजेशन, ठीक है ना, ये क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ग्रांट करती है क्या, सर्टिफिकेट, किसका, सिटीजन का, ठीक है ना। भाई सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है कि ऐसी कंट्री से वो पर्सन ना हो जो कि नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजन बनना चाह रहा है, कि उस नेशन में क्या है कि भारतीयों को सिटीजनशिप नहीं मिलती हो। दूसरी बात, उसको रिनाउंस करनी पड़ेगी अपनी उस कंट्री की सिटीजनशिप, ठीक है ना, जहाँ का वो पहले सिटीजन था, ठीक है ना। उसके बाद इंडिया में रह रहा हो या फिर गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हो, सिंपल सी बात, ठीक है ना, और उसको ये कितना करना है इंडिया में और गवर्नमेंट सर्विस कितनी करनी है, 14 साल, और 14 साल में से जब 11 साल हो जाएंगे, सिंपल सी बात, ठीक है ना, तब माना जाएगा कि भाई वो एलिजिबल है, ठीक है ना, किसके लिए, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको, भाई एप्लीकेशन से पहले उसे 12 मंथ तक कंटिन्यूसली भारत में रहना पड़ेगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और बंदा क्या है कि गुड करेक्टर का होना चाहिए, सिंपल सी बात, और अगर एक पर्सन को नॉलेज है 8 शेड्यूल की तो भी वो नेचुरलाइजेशन सिटीजन बन सकता है इंडिया का, ठीक है। इसके बाद बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर कोई टेरिटरी जो है भारत अपने अंदर एक्वायर कर लेता है, अपने अंदर ऐड कर लेता है तो भी क्या बन सकता है, वो भारत का सिटीजन बन सकता है वो पर्सन, सिंपल सी बात ही है, ठीक है ना। असम अकॉर्ड की बात करूं तो असम अकॉर्ड कब लाया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 में लाया गया था, ठीक है ना। एक पर्सन इंडियन ओरिजिन का, मतलब कि एंसेस्ट्री है उसकी इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है ना, असम में अगर वो आया है 1 जैन 1966 से पहले, कहाँ से आया है वो, बांग्लादेश से आया है, और असम में रह रहा है, सिंपल सी बात, तो सिटीजन ऑफ क्या होगा, वो इंडिया होगा। अगर एक पर्सन इंडियन ओरिजिन का है और बेसिक बात असम में 1 जैन 1966 से लेके मार्च 25 1971 से पहले आया है, इनके बीच में आया और वो डिटेक्ट हुआ है एज अ फॉरेनर, तो वो उसको 10 साल कहाँ पर रहना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और साथ साथ में उसको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तो वो क्या होगा कि उसको सेम राइट मिलेंगे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन उसे राइट टू वोट नहीं मिलेगा, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कैसे कैसे लॉस हो सकती है सिटीजनशिप, सबसे पहले रिनाउंसिएशन, मतलब कि त्याग दी है सिटीजनशिप, ठीक है ना। टर्मिनेशन, भाई उसने कहीं और की सिटीजनशिप ले लिया, उसके बाद तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर देगी। या फिर डेप्रीवेशन, कि उसने फ्रॉड से डिसलॉयल्टी दिखाई है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, ठीक है ना, ट्रेड किया है जब वॉर चल रही थी दूसरी एनिमी कंट्री के साथ, ठीक है ना, एंड 2 ईयर से ज़्यादा उसको पनिशमेंट हो चुकी है, मतलब कि हो गई है या फिर होने वाली है, सिंपल सी बात है ना, ज़्यादा जेल, तब भी रेसिडेंट भाई बाहर रह रहा है इंडिया से 7 साल से लगातार, तो बेसिक बात क्या है कि उसकी सिटीजनशिप बाय रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन से छीनी जा सकती है, ठीक है ना। सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट क्यों लाया गया, टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन, सिंपल से बाय द स्टेट, ठीक है ना, ताकि यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी को अचीव किया जा सके, ठीक है ना। एक्सेप्शंस है कुछ सिंगल सिटीजनशिप के, मतलब कि भाई डिस्क्रिमिनेशन, सिंगल सिटीजनशिप तो बोलती है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन
ये एक्सेप्शन है, जैसे कि आर्टिकल नंबर 16 कि भाई गवर्नमेंट सर्विसेज में रेसिडेंस जो है एक क्राइटेरिया बन सकता है कि अगर आपके पास रेसिडेंस नहीं है उस स्टेट के अंदर तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है ना। स्पेशल बेनिफिट टू द रेसिडेंट ऑफ द स्टेट, जैसे कि फीस थोड़ी कम कर देना, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराना, या फिर बेसिक बात, ठीक है ना, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बेसिक बात जो है उनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस कम कर देना, तो ये स्पेशल बेनिफिट जो है स्टेट जो है रेसिडेंट को दे सकता है, ठीक है ना। एक कर्व लगा सकता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे, जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है रहते हैं, ताकि उनका कल्चर जो उनकी लैंग्वेज है उन सबको प्रिजर्व किया जा सके। एक और चीज़ है सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप को जो चैलेंज करती थी वो थी 2019 तक JNK के अंदर जो JNK गवर्नमेंट क्या करती थी, परमानेंट रेजिडेंट की एक लिस्ट निकालती थी, उनको बेनिफिट मिलता था एम्प्लॉयमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर खरीद सकते थे वो, सेटलमेंट इन स्टेट, राइट टू स्कॉलरशिप मिलती थी, ठीक है ना। और ये सब बेस था किसके ऊपर, आर्टिकल 35A के अंदर। और आर्टिकल 35A के तहत बेसिक बात इंसर्ट ऑन द बेसिस ऑफ, ये आर्टिकल 35A किसके बेसिस पर इंसर्ट हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। और ये किसके कंटेक्स्ट में लाया गया था, आर्टिकल 370 के कंटेक्स्ट में लाया गया था। इस सब को क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ये कैसे बना, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एक स्कीम थी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऐसे लोग जो भारत के बाहर रह रहे हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। पहले वो भारत के सिटीजन थे लेकिन अब वो किसी और के सिटीजन है, लेकिन उनका ओरिजिन इंडियन है, ठीक है ना। तो उनको एक स्पेशलाइज ट्रीटमेंट दिया जाता था, उनको एक कार्ड दिया जाता था, उसको बोला जाता था 2002 के अंदर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम, ठीक है ना। इसके बाद 2003 के अंदर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो आया गया, सिंपल सी बात लेके आया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत लेके आया गया, ठीक है ना। इस दौरान क्या हुआ, सिटीजन 16 कंट्रीज़ को क्या दिया गया, प्रिविलेज दिया गया कि आप अगर वहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो उनको ये कार्ड दिया जाएगा, उनको कुछ बेनिफिट दिए जाएंगे, सिंपल सी बात ये, ठीक है ना। 2005 के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको बढ़ा दिया गया सभी कंट्रीज़ को, लेकिन एक्सेप्ट किसको, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को, ठीक है ना। एंड फिर 2015 के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्कीम प्लस OCI को क्या कर दिया गया, मिक्स कर एक कंबाइंड स्कीम बनाई गई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, आप पर्सन ऑफ फुल एज सिटीजन, भाई दूसरे कंट्री का वो सिटीजन है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। पहले वो सिटीजन था इंडिया का, ठीक है ना, जब कमेंसमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन अब वो नहीं है, लेकिन वो मतलब कि बन सकता था सिटीजन, तो अब वो क्या है कि कौन सा कार्ड ले सकता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर का एक भागीदार बन सकता है, ठीक है ना। सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, भाई ये क्राइटेरिया है, सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, सिंपल सी बात, ठीक है ना। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ वो एलिजिबल था इंडियन सिटीजनशिप के लिए, तो ऐसे पर्सन को भी क्या मिल सकती है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है ना। सिटीजन था वो अनदर कंट्री का, लेकिन जो टेरिटरी, ठीक है ना, मतलब कि उस कंट्री का, लेकिन वो कंट्री अब भारत का पार्ट बन चुकी है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, आफ्टर 1947, तो ऐसा पर्सन भी एलिजिबल है, सिंपल सी बात, किसके लिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर स्कीम के लिए, ठीक है ना। ऐसा चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड एंड ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, जो कि बेसिक बात, ठीक है ना, पर्सन ऑफ इंडिया, मतलब कि उसके जो वो थे, मतलब कि उनके पास इंडियन सिटीजनशिप थी, और उनको भी क्या मिल सकता है, मतलब कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर स्कीम के बेनिफिट मिल सकते हैं, ठीक है ना। माइनर चाइल्ड है जो क्लोज ए के अंदर, मतलब कि जो आपको पहले ये सारे बताए हैं मैंने पॉइंट, अगर इसके अंदर माइनर चाइल्ड है किसी पर्सन का, तो उसको भी क्या मिल सकता है, OCI कार्ड होल्डर स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है ना। माइनर चाइल्ड जिसके पेरेंट जो थे वो क्या थे, इंडियन सिटीजन थे, सिंपल सी बात, ठीक है ना, तो उसको भी क्या मिल सकता है, OCI कार्ड मिल सकता है, ठीक है ना। भाई इंडियन सिटीजन जिसके पास OCI कार्ड होल्डर है, उसकी जो स्पोस, मतलब पत्नी या फिर हस्बैंड जो है, उसको भी क्या मिल सकता है, OCI कार्ड मिल सकता है, ठीक है ना। और ये सब करने के लिए हमको कहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है। भाई कौन कौन से राइट डिनाई हुए हैं, सिंपल सी बात, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से राइट मिलने चाहिए और कौन कौन से राइट नहीं मिलने चाहिए, ठीक है ना। आर्टिकल 16 के अंदर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात ये है, इक्वालिटी नहीं मिलेगी, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते आप OCI कार्ड होल्डर, ना ही वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं आप, ना ही जज बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वोटर भी नहीं बन सकते, सिंपल सी बात, ना ही आप लोकसभा राज्यसभा के अंदर आप वोट कर सकते हैं, मतलब कि ना ही आप वहाँ पे इलेक्शन कंटेक्स्ट कर सकते हैं, ना ही आप MLA या फिर MLC के चुनाव को कंटेक्स्ट कर सकते हैं, ना ही आप पब्लिक सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये सारे राइट डिनाई हैं, ठीक है ना।
कैसे रिनंसिएट करी जाती है, कैसे छोड़ी जाती है ओसीआई, सिंपल सी बात, ठीक है ना। डिक्लेरेशन कर दो, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है भाई इसको नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात। या तो कैंसलेशन कर दिया कि भाई फॉल्स, कैंसलेशन तब होती है जब अगर किसी पर्सन ने क्या है कि अपने आप को फॉल्स रिप्रेजेंट किया होता है, सिंपल सी बात। इसके कारण जो है उसको कैंसिल कर दी जाती है उसका कार्ड, ठीक है ना, ओसीआई कार्ड, ठीक है ना। भाई डिसअफेक्शन दिखाया कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ, तो इसी कारण से क्या है कि उसका जो है कार्ड जो है कैंसिल कर दिया जाता है। अगर वॉर के समय वो दूसरी एनिमी के जो भारत का एनिमी है उसके साथ ट्रेड करता है तो तब भी किया जा सकता है। अगर उसको 2 साल या फिर 2 से अधिक साल की जेल हो जाती है, सिंपल सी बात, तब भी उसको क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है उसकी सिटीजनशिप को, ठीक है ना, ओसीआई कार्ड स्कीम को, ठीक है। अगर कोई पर्सन हार्म कर रहा है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को, तब भी उसकी जो है ओसीआई कार्ड को जो है वो कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद कंपैरिजन देखते हैं एनआरआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एंड ओसीआई कार्ड होल्डर के बीच में, ठीक है ना। एनआरआई कौन होते हैं? एनआरआई एन इंडियन सिटीजन हु इज़ ऑर्डिनरली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट। एक ऐसा पर्सन जो कि है तो इंडियन सिटीजन ही लेकिन वो बाहर रह रहा है, उसको बोलते हैं एनआरआई, ठीक है ना। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है? अ पर्सन हु और हुज एनी ऑफ एंसेस्टर वाज एन इंडियन नेशनल एंड हु इज़ प्रेजेंटली होल्डिंग अनदर कंट्री सिटीजनशिप, ठीक है ना। ही इज़ होल्डिंग फॉरेन पासपोर्ट। कहने का मतलब ये है कि ऐसा पर्सन जिसके पेरेंट्स पहले इंडियन थे, सिंपल सी बात, या फिर वो खुद भी पहले इंडियन था लेकिन अब उसके पास दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप है, ठीक है। ओसीआई कार्ड होल्डर कौन होते हैं? पर्सन रजिस्टर एज अ ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ठीक है ना। तो वो होता है ओसीआई कार्ड होल्डर, ठीक है ना। मतलब कि इसके पास भी सिटीजनशिप किसी और कंट्री की ही होती है, ठीक है ना। इसको ऑल द बेनिफिट एज अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसको सारे वो बेनिफिट मिलते हैं जो कि एक सिटीजन को मिलते हैं। इसको कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं मिलते, लेकिन ओसीआई को बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पज, सिंपल सी बात, ठीक है ना। रिक्वायर अ स्पेशल परमिशन अंडरटेक रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क के लिए स्पेशल परमिशन लगेगी, लेकिन बेसिक बात, ठीक है ना, वो कभी मर्जी वीज़ा फ्री जो है भारत के अंदर आ सकता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। बार बार वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्जामेशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन FRRO, ठीक है ना, फॉरनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, और FRO, ठीक है ना, फॉरनर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे, ठीक है ना। भाई जितने दिन तक रहे, सिंपल सी बात, रह सकता है, कोई टेंशन नहीं है, रजिस्टर कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बेनिफिट होता है किसका? ओसीआई का, ठीक है। चलिए भाई, कोई वीज़ा नहीं होता इंडिया में आने का, सिंपल बात, इसको वीज़ा चाहिए, इसको इंडिया के अंदर विजिट कर सकता है विदाउट वीज़ा फॉर लाइफ लॉन्ग, तो ये इसको बेनिफिट है। ये ज़्यादा कनेक्टेड जो है बाहर के लोगों को ज़्यादा कनेक्टेड फील करवाता है, ठीक है ना। नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद द लोकल पुलिस अथॉरिटी। लोकल पुलिस क्योंकि वो तो इंडियन सिटीजन ही है, क्या रजिस्टर करवाएगा। इसको हर 180 दिन बाद जो है कि रजिस्टर करवाना पड़ता है। अगर 180 दिन से ज़्यादा डेज हो गए तो उसको रजिस्टर करवाना पड़ता था, तो ओसीआई वाले को रजिस्टर नहीं करवाना पड़ता। ऑल द एक्टिविटीज़ कैन बी अंडरटेकन इन इंडिया। सारी एक्टिविटीज़ ये कर सकता है, ठीक है ना। एक्टिविटी एज पर टाइप द वीज़ा, मतलब कि जो वीज़ा, अगर ये घूमने आए तो घूमेगा, काम करने आए तो काम करेगा, सिंपल सी बात, ज़्यादा वो नहीं है। ऑल द एक्टिविटी एक्सेप्ट रिसर्च वर्क, ठीक है ना। सारी एक्टिविटी कर सकता है जो इंडियन सिटीजन कर सकता है, लेकिन रिसर्च वर्क के लिए स्पेशल परमिशन लगेगी, सिंपल सी बात, ठीक है ना, फ्रॉम द इंडियन मिशन पोस्ट या फिर FRRO कंसर्न, ठीक है। उसके बाद ही इज़ एन इंडियन सिटीजन, वो इंडियन सिटीजन है एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है ना। ये क्या है, उसको 7 साल बेसिक बात इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना, अगर इंडियन सिटीजनशिप उसको लेनी है एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। अ पर्सन रजिस्टर एज एन OCI कार्ड होल्डर फॉर 5 years एंड हु इज़ ऑर्डनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 months, मतलब कि 5 साल उसको हो चुके हैं कि उसके पास OCI कार्ड है, और उसके बाद 12 महीने वो लगातार भारत में रह रहा है, और तो उसको क्या मिल सकते हैं, इंडियन सिटीजनशिप के लिए वो एलिजिबल है, ठीक है ना। आर्टिकल 5 मेंशन करता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 मेंशन करता है राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम द पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान आया। राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू द पाकिस्तान, भाई ठीक है ना, भाई इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से इंडिया आए, ठीक है ना। राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड, में इंडियन ओरिजिन जो आपको मैंने बताया था ये, ठीक है ना, 4 चीज़ हो गई। पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी द सिटीजन, मतलब कि ड्यूल सिटीजनशिप। आर्टिकल 9 के अंदर ये बोलता है कि भारत के अंदर ड्यूल सिटीजनशिप नहीं होगी, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप, भाई जो है ये बात है। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द सिटीजन
राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप बाय द लॉ, मतलब कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है कोई भी सिटीजनशिप के तहत लॉ बनाने का, ठीक है ना। तो ये था लेक्चर। आई होप सिटीजनशिप आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, और देखते रहिए करंट एक्सप्रेस। धन्यवाद।